गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इंडिविजुअल मैथ्स की कोर कॉन्सेप्चुअल बैच में। और उसमें हम लोग अरिथमेटिक सेशंस पर क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सभी लोग तेजी के साथ जुड़े, क्लास की शुरुआत हो जाए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास शुरू करते हैं। सारे वर्गीकरण क्लियर कर दिए थे, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे, सभी प्रकार के नंबर के भी जनरल जनरल परिभाषाएं हमने डिस्कस कर लिया था। अभी आज हम लोगों ने, जैसे कल ही हमने आपको क्लियर किया था लास्ट में, कि ये कुछ भाग हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो स्पेशल टाइप के नंबर्स हैं, इन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, इनकी बातों को हम लोग क्लियर करते हैं। इनकी बातों को क्लियर करने से पहले जो पीछे एक फ्लो चार्ट था उस फ्लो चार्ट से जो है, बहुत बढ़िया, उस फ्लो चार्ट से भी हम लोग हर एक नंबर की आपस में जो उनके रिलेशंस हैं उनको प्लान कर सकते हैं। कौन किससे संबंधित है, कौन पूरी तरह से इस पार्ट से बिलोंग करता है, कौन पार्शियली इस पार्ट से बिलोंग करता है, किसका कौन सा सेपरेशन हो सकता है, किसको कितने दो भागों में बांटा जा सकता है, कौन से दो भाग तीन भाग मिलकर के एक नया नंबर जनरेट करते हैं। इस तरह से वो फ्लो चार्ट यहाँ पर कनेक्टिविटी देगा, उसको बहुत ही अच्छे से प्लान करिए। लेकिन उसको भी जब प्लान करते हैं तो कुछ जनरल फैक्ट्स होते हैं। वो फैक्ट्स आपके तभी समझ में आते हैं जब हम लोग कुछ विशेष बातें इससे रिलेटेड समझते हैं। उन विशेष बातों में कई सारे स्पेशल नंबर्स हैं जो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझ में सारी चीजें आएंगी। समझ रहे हैं ना? यस, बिल्कुल हो जाएगा श्रद्धा जी, परेशान मत हो। ठीक है, चलो अभी आप लोग ध्यान से देखो। हमने लिखा, यहाँ पर हेडिंग डलवाऊंगा मैं आप लोगों को, और ये आपको क्लास में भी हेडिंग दिखेगी, सम स्पेशल नंबर। ध्यान से देखिएगा, जो मैं लिख रहा हूं ऐसे हेडिंग कर लीजिएगा, सम स्पेशल नंबर्स एंड दियर फैक्ट्स। ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप लोग हेडिंग करिएगा अपनी कॉपी में। कुछ महत्वपूर्ण नंबर और उनके महत्वपूर्ण तथ्य ना, महत्वपूर्ण नंबर, महत्वपूर्ण संख्याएं और उनके महत्वपूर्ण तथ्य, ये हम लोग को कंटिन्यू करना है, समझना है। कुछ महत्वपूर्ण नंबर हैं और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये आपकी आज की क्लास की पहली हेडिंग है, इसको आप लोग सभी लोग नोट करिएगा। चलिए, इनकी शुरुआत हम कहां से करते हैं? संख्याओं की काउंटिंग से। जैसे हम लोग संख्या की बात करते हैं, संख्या जब काउंट की जाती है, संख्याओं की जो काउंटिंग होती है, आपको याद होगा काउंटिंग हमेशा कहां से होती पता है? एक से होती है। काउंटिंग हमेशा एक से होती है, अर्थात एक से प्रारंभ की जाती है, एक से होती है। इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमने स्कूल में गिनती पढ़ी होगी, और गिनती हम लोग को कहां से पढ़ाई जाती है? एक से पढ़ाई जाती है। एक, दो, तीन, चार, ऐसे हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते पहले एक डिजिट कवर करते हैं 9 तक, फिर 2 डिजिट की संख्या शुरू होती है 2 अंक की, 99 तक जाते हैं। 99 के आगे हमको 100 मिलता है, 3 अंक की संख्या, और 999 तक हमें 3 अंक की संख्याएं फेस करनी होती है। ये काउंटिंग है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो का मतलब होता है, इसको कहते हैं शून्येतर संख्या। शून्येतर संख्या, शून्येतर संख्या का मतलब क्या हो गया? जो जो आपके क्या होते हैं नॉन जीरो का, देखिए यहां पर शून्येतर संख्या का मतलब क्या हो गया? एक जैसे हम लोग डिसाइड करें कि हम संख्याओं के 2 नेचर को डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं। एक नेचर होता है उसका पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव संख्याओं को छोड़ दें तो शून्येतर संख्या अर्थात शून्य के से शुरू होकर उसके आगे की संख्याएं प्रारंभ होती हैं। मतलब जब हम काउंटिंग करेंगे तो 1 से प्रारंभ होगा। लेकिन अगर हम लोग यहां पर अगर हम नेगेटिव को छोड़ दें, नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव अर्थात अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक नेचर को छोड़ दें, तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो सारी की सारी जीरो से लेकर के हमें काउंटिंग इंटीजर तक, जितना आप लोग गिन सके, जितना पढ़ सके, वो सारी की सारी संख्याएं जनरेट होती हैं। इसको दिमाग में रखिएगा। मतलब हमारी संख्याओं की गणना कहां से प्रारंभ होगी? 1 से प्रारंभ होगी। लेकिन अगर हम जीरो को दिमाग से निकाल दें तो हम लोग कंसीडर कर सकते, सॉरी, अगर हम नेगेटिव को काउंट करना बंद कर दें, नेगेटिव को प्लान करना बंद कर दें, तो हम एक तरह से शुरुआत कहां से करेंगे बताइए? शुरुआत हम लोग करते हैं जीरो से। इस बात को दिमाग में रखिएगा। समझ में आ रही बात है ना? यस। चलो आयुष, हाँ ध्यान से समझिए सभी लोग, जो मैं बता रहा हूं इसको कुछ अच्छे से क्लियर करिए। कुछ पॉइंट हैं जिनको आप लोग नोट की तरह लिखिएगा, नोट की तरह लिखिएगा।
जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस समय एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा था प्राइम नंबर के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में, मतलब भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। समझ रहे हैं? एकदम क्लियर करिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा ना। अभी केवल फोकस करिए पढ़ाई लिखाई पर जी। हाँ, क्या हो गई बातें बताइए आयुष। हाँ चलिए ठीक है, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अभी पढ़ने लिखे पर ध्यान दीजिए, कमेंट पर नहीं। सभी लोग एक दूसरे को इधर उधर नहीं, केवल पढ़ने पर फोकस करिए जो मैं बता रहा हूं। मैंने कहा कुछ हम पॉइंट्स आपको क्लियर करते हैं, उनको थोड़ा सा आप लोग स्पष्ट करिए। एक के बारे में आपको बता दूं कि एक जो होती है वन इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। वन इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। ठीक है, नार कंपोजिट मतलब अगर हम लोग भाज्य और अभाज्य की बात करें तो मैं आपसे कहूंगा एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, इसको दिमाग में रखिएगा। वन को लेकर के यहाँ पर एक मन में डाउट आता है। जब अभाज्य की परिभाषा आपको पढ़ाई जाती है तो आपसे कहा जाता है कि सर अभाज्य संख्याएं वह संख्या जिनके केवल जिनके दो ही गुणनखंड हो, मतलब वह संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे, वही अभाज्य संख्या है। उसी समय यहाँ पर एक डाउट आता है, समझ रहे हैं? उसी समय एक डाउट आता है कि अगर हम एक को ले लें तो एक के पास भी तो परिभाषा के हिसाब से वह खुद से कटता है और एक से कटता है, तो अभाज्य है कि नहीं है? तो अब यहां पर एक कंडीशन और बता दी जाती है कि ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं वही आपकी अभाज्य संख्या होती है। इसलिए एक को ना तो भाज्य की कैटेगरी में रखा जाता है ना ही अभाज्य की कैटेगरी में, क्योंकि आप अगर हम दोनों परिभाषाओं की बात करें, देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर भाज्य की, दोनों की बात मैं करता हूं, पहले अभाज्य लिखता हूं, प्राइम अभाज्य लिखता हूं, फिर मैं भाज्य लिखता हूं, दोनों को अच्छे समझिएगा। अभाज्य को बताया गया, अभाज्य को अभी अब डिटेल से हम लोग को पढ़ना है। अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं। केवल दो गुणनखंड होते हैं मतलब ना दो से कम होते हैं ना दो से ज्यादा होते हैं। ऐसी कोई संख्या अगर आप n ले लीजिए, कोई भी संख्या n के केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक और एक n, मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड है वही अभाज्य। अगर एक की बात करिए, एक के गुणनखंडों को हम समझ सकते हैं कि एक भी एक से कटेगा, लेकिन एक के अलावा और इसे कोई काट नहीं पाएगा। तो अगर हम इसके फैक्टर को काउंट करेंगे तो फैक्टर केवल एक होगा, दो नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि अगर कोई संख्या अभाज्य है तो उसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जबकि अगर हम भाज्य की बात करें तो इसके क्या होते हैं, कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं, कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं। अगर हम लोग भाज्य की बात करते हैं तो कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं, तीन से कम नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर कोई संख्या आप लिखिए, मान लीजिए हमने लिखा चार, चार के गुणनखंड देखिए, एक तो एक से कटेगा, चार से कटेगा, दो से। मेरा ये कहने का मतलब ऐसी संख्या जो कम से कम तीन लोगों से कटे, तीन से ज्यादा लोगों से कटे अलाउड है, लेकिन तीन से कम लोगों से नहीं कट सकती है। और कोई नंबर उठा लीजिए, जैसे हमने 6 ले लिया तो 6 को एक से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। हमने 15 को ले लिया, एक से काट सकते हैं, 15 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है 3 से ऊपर चाहे जितने गुणनखंड हो, लेकिन 3 से कम अलाउ नहीं है। और ये कहता है कि हम 2 से ना ज्यादा अलाउड है ना 2 से कम अलाउड है। तो जब हम एक को लेकर के प्लान किए तो एक के पास गुणनखंडों की संख्या केवल एक है, इसलिए ना तो उसको भाज्य की कैटेगरी में रखते हैं ना ही अभाज्य की कैटेगरी में। जब आपसे कोई पूछे कि एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य, तो कह देना सर ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। रीजन बताना हो तो आप बता सकते हैं कि अभाज्य के केवल दो गुणनखंड होते हैं और भाज्य के कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं, कंटेनिंग एटलीस्ट 3 फैक्टर। इसलिए एक को ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य कहा जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम लोग समझते हैं सेकेंड पॉइंट, दो जो होता है, दो सबसे छोटी, ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसको एकदम क्लियर करिए आप सभी लोग। टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, टू क्या है, इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बताइए, दो है। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होगी, दो से होगी। सबसे पहली अभाज्य संख्या दो है। और एक बहुत बड़ा डाउट है, इसको थोड़ा और भी समझिएगा। एक और बात मैं यहां पर और कंडीशन पॉइंट नोट कराता हूं आप लोग को, उसको समझिएगा।
दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी होती है ना। तो मतलब हम यहां लिख सकते हैं दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी होती है, सम संख्या भी होती है। करेक्ट है। दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी होती है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन नंबर 2। इवन नंबर की बात अगर किया जाए तो जो सम संख्याएं हैं उनके पास कंडीशन होती है कि उन्हें 2 से कटना होता है, वो जो है 2 से जरूर कटते हैं। और एक अभाज्य संख्या की डिमांड क्या होती है कि वह खुद से कटे और 1 से कटे। तो 2 उस कंडीशन को फुलफिल करता है, लेकिन 2 के बाद कोई भी सम संख्या उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, साथ साथ 2 से जरूर कटेगा। इसलिए 2 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। तो हम यहां पर कहेंगे 2 इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन नंबर 2। मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अगर हम लोग इवन प्राइम नंबर की बात करें, मतलब सम अभाज्य की बात करें, तो सम अभाज्य में केवल और केवल यहां पर कौन होता है? 2 होता है। और सोचिए, विडंबना समझिए, दोनों की परिभाषाएं एकदम विरोधी हैं। मतलब अगर देखा जाए तो नेचर ऑफ बोथ द नंबर्स आर द डिफरेंट टू ईच अदर। सम को और अभाज्य को, देखिए 2 ऐसी बातें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, एक तो सम की बात कर रहा हूं, दूसरा अभाज्य की बात कर रहा हूं। अगर जब आप परिभाषा पढ़ते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग यही शुरू में बताते हैं सम संख्या क्या है, आप कहते हैं जो 2 से कटे वो सम है। अभाज्य क्या है? जो खुद और 1 से ही कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, वही अभाज्य है। सोचिए, कटने को प्रेरित करता है, प्रमोट करता है, ना कटने को प्रमोट करता है, या कटने को प्रमोट करता है, ना कटने को प्रमोट करता है। और इस अभाज्य की शुरुआत एक सम संख्या से होती है। द फर्स्ट प्राइम नंबर इन काउंटिंग नेचर, अगर शुरुआत की जाए पहली अभाज्य संख्या की, तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज द 2। फर्स्ट प्राइम नंबर इज एन इवन नंबर। पहली अभाज्य संख्या एक सम संख्या है। उसके बाद जितनी संख्याएं होती हैं वो सब की सब प्रॉपर अभाज्य होती हैं। फिलहाल ये भी प्रॉपर अभाज्य होती है, लेकिन बाकी के नंबर्स कभी सम नहीं हो सकते हैं। इस बात को एकदम दिमाग में सोचिए, एकदम विरोधी डेफिनेशन है दोनों की, बट स्टार्टिंग किसी अभाज्य संख्या की किससे होती है? 2 से होती है। इसको आप लोग समझिएगा। यहीं पर एक पॉइंट और मैं मेंशन कर देता हूं, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे कि कनेक्ट रहे। हाँ, यहां पर लिख देता हूं, मैंने लिखा 2 को छोड़कर 2 को छोड़कर कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती हैं, सम संख्या नहीं होती हैं। इसका मतलब हम यहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती हैं। क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। अगर हम 2 को छोड़ देते हैं तो जितनी भी संख्याएं अभाज्य होती हैं सबकी सब ऑड नंबर होती हैं। मतलब आप 2 के बाद जितने भी अभाज्य हैं उनको काउंट करना शुरू करिए, लिखिए 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सब अभाज्य ही तो हैं। और ये सारे के सारे अभाज्य क्या है बताइए? एक विषम संख्या है। मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक विषम संख्या होती हैं। लेकिन अगर मैं एक फैक्ट यहां पर आपको दूं, तीसरा फैक्ट आप नोट कर रहे हैं, मैंने कहा, जैसे आपको मैंने प्रेजेंट किया, मैंने कहा अदर देन टू। अगर हम 2 को छोड़ दें, 2 को छोड़कर, इसका अर्थ है 2 को छोड़कर ऑल प्राइम इज ऑड नंबर। ऑल प्राइम इज व्हाट? ऑड नंबर। 2 को छोड़कर ऑल प्राइम मतलब सभी अभाज्य एक विषम संख्या होती हैं। इसको दिमाग में रखिएगा, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है ना। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है। तो अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं, जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप लोग कंफर्म करिए, मैंने लिखा क्या, आप लोग बताइएगा, सभी विषम संख्याएं
क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं, आप बताइए। मैंने यहां पर तो प्रेजेंट किया, अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो सभी की सभी अभाज्य संख्या एक विषम होती हैं। फिर मैंने नीचे लिखा क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं? यस आर नो बताइए। आप लोग इसके पक्ष में हो कि नहीं हो? मतलब यस है कि नो है? आपकी तरफ से आप कंफर्म करके बताओ हमें, मतलब सही है गलत है बात। तो आप कहोगे सर नहीं, अब बिल्कुल एक गलत है, इसको गलत लिखना चाहिए आपको। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर कंक्लूजन क्या होना चाहिए उसको नोट करिएगा आप सभी लोग, कि सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं या सभी, जैसे यहां पर हमने क्या प्रेजेंट किया है, मैंने लिखा क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं? आप क्या लिखेंगे बोलिए? नहीं, मैंने कहा नो, गलत है। मैं लिखूंगा सभी विषम संख्या, सभी विषम संख्या, विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। इसको पॉइंट कर लीजिएगा आप सभी लोग, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। इसको एकदम क्लियर कर लीजिएगा। यस, क्योंकि सभी मैंने क्या लिखा? सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या, मतलब यहां पर मैंने क्या लिखाया था? क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं? कह दो नहीं, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। सोचिए, ऊपर मैंने कहा था कि अगर हम 2 को छोड़ देते हैं तो जितने भी प्राइम होते हैं वो सबके सब ऑड होते हैं। फिर मैंने आपसे पूछा क्या सभी ऑड प्राइम होते हैं? तो कह दे रहे हैं नहीं होते हैं। सर क्यों नहीं होते? आप थोड़ा सा इसका रीजन समझिएगा। जैसे हम विषम को अगर लिखें, देखिए हम 2 चीजें मेंशन कर रहे हैं, हम आपको ऑड समझा रहे हैं और हम आपको प्राइम समझा रहे हैं, दोनों को ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे कहा अगर हम ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या, जब हम विषम संख्या को लिखना शुरू करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, सो ऑन। जब हम प्राइम नंबर लिखना शुरू करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होगी? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ऐसे बढ़ते जाइए। अब आपने देखा कई ऐसे नंबर थे जिसमें सबसे पहला ही था, पहला सोचिए 1 था, जो कि विषम होता है लेकिन अभाज्य नहीं होता है, ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। बाकी अगर सोचिए हमने लिखा है 9, 9 बताइए क्या है? 9 एक ऑड नंबर है, विषम है। 9 क्या है? विषम है, लेकिन साथ साथ यह भाज्य है। भाज्य क्यों है? क्योंकि 9 के जो गुणनखंडों की संख्या होती है, आप 9 के गुणनखंड बनाइए तो 9 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से, इसके गुणनखंड 3 हो गए। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर, जैसे 15 लिया, 15 के गुणनखंड 1 है, 15 है, 3 है और 5 है, तो इसके 4 गुणनखंड टोटल बनकर आए, तो यह भी क्या हो गई बताइए? भाज्य है। भाज्य के साथ साथ क्या है? विषम है। इसको आप लोग दिमाग में रखिए। मैंने क्या बताया कि क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं? आपने तुरंत उत्तर दिया नहीं सर, सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई सारी विषम संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि आपकी भाज्य भी होती हैं, कई सारी ऐसी विषम संख्याएं होती हैं जो कि भाज्य अभाज्य दोनों नहीं होती हैं। अगर मैं एक स्टेटमेंट आपको दूं, आप उसका उत्तर दीजिएगा मुझे। मैंने एक प्रश्न पूछा आप लोगों से, मैंने कहा क्या सभी विषम संख्याएं, या मैंने ऐसे थोड़ा सा क्या नहीं लगा करके मैंने लिखा सभी विषम संख्याएं, मैं जो लिख रहा हूं ध्यान सुनिएगा, सभी विषम संख्याएं या तो एक भाज्य संख्या या एक अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। बोलिए सही लिख रहा हूं? ये सारे पॉइंट्स को बहुत क्लियर करते चलिएगा। मैंने कहा कि सभी विषम संख्याएं या तो एक भाज्य संख्या होती हैं या तो एक अभाज्य संख्या होती हैं। अब आप कहोगे सर ये तो आपने क्लियर कर दिया। नहीं, मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब आप मुझे बताओ कि मैंने जो लिखा वो सही लिखा है गलत लिखा है? कंफर्म करिए, पॉइंट करते रहिएगा। मैंने लिखा सभी विषम संख्याएं या तो एक भाज्य संख्या है या तो एक अभाज्य संख्या है। जो विषम होते हैं, ऑड होते हैं, उनकी मैंने 2 कैटेगरी दे दी आपको। आप बोलो आप सहमत हो मेरी बात से? मैंने उनको कहा या तो तुम जो है मतलब ऑड को, तुम नहीं ऑड को, विषम को, मैंने कहा या तो भाई आप जो हो आप भाज्य होगे या तो अभाज्य होगे। बोलिए मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आप लोग कमेंट करके बताइए, तभी समझ में बातें आएंगी। एकदम क्लियर कर दीजिए, क्या सभी विषम संख्याएं या तो भाज्य होती हैं या तो अभाज्य होती हैं? यस और नो? जल्दी करिए। कोमल ने कहा नो, शिवम ने कहा यस।
अब आप थोड़ा सा समझो, विषम को लिखो, और विषम में भी हम धनात्मक लिख रहे हैं, ऋणात्मक नहीं लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 11, मैं ऐसे बढ़ता चला गया, ऐसे लिखा। तो मुझे कुछ नंबर नजर आए, जैसे मुझे सबसे पहले 1 आया। अब 1 मेरे नजर में आया तो ये मुझे बताओ कि 1 क्या है, ये प्राइम है कि कंपोजाइट है? आप कंफर्म करिए। ये भाज्य है कि अभाज्य है, बोलिए। तो आप तुरंत कहोगे भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, क्या बताया था बोलिए? मैंने आपको कहा था, ध्यान से देखिएगा, ये अभाज्य है कि भाज्य है? कंफर्म करिए सभी लोग। तो आप कहोगे सर यह ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, और जबकि एक क्या है, ऑड है, विषम है कि नहीं है? विषम है। अब सोचिए, एक पहला ही विषम हमारे सामने आया, पहला ही विषम हमारे सामने आया जो ना तो भाज्य की कैटेगरी में है ना ही अभाज्य की कैटेगरी में है। बोलिए मैं सही कह रहा हूं गलत? तो आपने कहा एकदम सही बात है सर, यह ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। तो 1 को दिमाग से, अब जैसे इसका मतलब हमारी जो डिफिनीशन ऊपर हमने लिखा स्टेटमेंट, कंक्लूजन दिया था, वो कंक्लूजन आपका गलत हो गया। मतलब अगर आप यहाँ नो लगाते तो आप सही करते। मतलब सभी विषम संख्याएं इसने लिखा या तो भाज्य हैं या तो अभाज्य हैं, जबकि हम यहां पर कंक्लूजन ये देना चाहिए हमें कि विषम संख्याएं या तो भाज्य होती हैं या तो अभाज्य होती हैं। साथ साथ ऐसी भी विषम संख्याएं हैं जो कि ना तो भाज्य हैं ना ही अभाज्य हैं। मतलब आप अगर कह दो एक कंक्लूजन के माध्यम से कि सभी विषम संख्याएं या तो भाज्य हैं या तो अभाज्य हैं, ये बात तो गलत है भाई ना। क्योंकि कुछ विषम संख्याएं हमको ऐसी मिल रही हैं जो कि ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 क्या है बोलो? है तो ऑड ना, लेकिन ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो उस स्टेटमेंट को गलत काटेंगे आगे। लेकिन बढ़ने पर 1 के बाद जितने विषम मिलेंगे, 1 को छोड़ दिया जाए तो जितने विषम मिलेंगे उसमें या तो अभाज्य मिलेंगे, जैसे कि अभाज्य मिलते जा रहे हैं, अभाज्य मिलते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी नंबर मिलेंगे जो भाज्य होंगे। अब देखिए भाज्य है कि नहीं? यस। तो मतलब भाज्य भी दिखा, अभाज्य भी दिखा, और ऐसे नंबर भी दिखे, ये सब अभाज्य ही हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है? अभाज्य ही हैं। सबको पता है कि प्राइम है, प्राइम है, सब प्राइम है। लेकिन ऐसा भी नंबर हमको दिखा जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। बोलो मैं सही कह रहा हूं? यस। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिए, एकदम क्लियर करिए, समझिएगा। अब मैं एक स्टेटमेंट और दे रहा हूं, उसको भी पॉइंट, सारे पॉइंटर्स को हाईलाइट करते हुए लिखिए, और जैसे जैसे मैं व्याख्या करते जा रहा हूं ऐसे आप लोग अपनी कॉपी में उसको प्रेजेंट करते चलिए, जिससे दिक्कत ना आए, बाद में रिवीजन के पर्पज से आप उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। बोलिए बढ़ा जाए? यस ना? कोई दिक्कत है? नहीं। मैंने आगे लिखा, मैंने अगला पॉइंट लिखा, मैंने कहा सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्याएं या तो भाज्य या अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक, चलिए बताइए अब इसके बारे में, बोलिए यस और नो। सभी सम संख्याएं या तो भाज्य हैं या तो अभाज्य हैं। मैं पॉइंट काउंटिंग की बात करता हूं, काउंटिंग की बात मतलब ऐसे नंबर्स की बात करता हूं जो सम संख्या है रियलिटी में। अगर हम सम संख्या की बात करें तो सम की शुरुआत कहां से होगी? 0 से। अगर हम काउंटिंग चलते हैं तो 2 से शुरू होता है। जैसे मैं एवरेज पढ़ाऊंगा आपको और मैं कहूंगा पहली 5 सम संख्याओं का औसत निकालो, तो आप शुरुआत 0 से नहीं करोगे, आप शुरुआत किससे करोगे? शुरुआत आप करेंगे 2 से। लेकिन अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है? एक सम संख्या है। तो हम अगर सम संख्याओं को 0 से ही शुरू करते हैं, क्योंकि काउंटिंग हमेशा धनात्मक संख्या से होती है, अदर देन 0 से प्रारंभ होती है। ठीक है, अदर देन 0 से काउंटिंग होती है। तो अगर मैं 0 को हटाकर ही चलता हूं या 0 को लेकर भी चलता हूं, दोनों स्थितियों में, क्योंकि 0 तो सबसे कट जाता है, 0 तो सबसे कट जाता है, उसके तो बहुत ही सारे फैक्टर हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, सोचिए ऐसे बढ़ते चले गए। हमें जो पहला नंबर दिखा जो काउंटिंग इवन है वो आपका एक प्राइम है। प्राइम है मतलब यह आपका अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। बाकी मैंने अदर देन 2 सोचा तो जितने नंबर बनकर आए वो सब के सब आपके कंपोजाइट हैं। कंपोजाइट है मतलब क्या है? अभाज्य है, सॉरी भाज्य है। अब ये भाज्य हो गए। इसका मतलब जो डिफिनीशन हम लोगों ने लिखा है एकदम स्पष्ट लिखा है, एकदम सत्य है। यस लिख दीजिए, एकदम सही है। मैंने क्या बताया कि सभी सम संख्याएं या तो भाज्य हैं या तो अभाज्य। एकदम क्लियर कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इवन नंबर्स इज आइदर प्राइम, वेरी गुड, आर कंपोजिट। यस इज वेरी गुड स्टेटमेंट नारायण। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा
कहा कि जो सम संख्याएं हैं या तो भाज्य संख्या होती हैं या तो अभाज्य संख्या होती हैं। तो इसको आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो बता दें। अब एक पॉइंट मैं और लिख रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखिएगा, उसको समझिएगा। मैंने कहा एक पॉइंट मैंने लिखा 0 0 1 क्या 0 1 0 क्या है, थोड़ा समझते चलिएगा, फिर मैं बाकी भी कंफर्म करता हूं। 0 क्या है, सबसे पहली चीज मैं 0 को कंफर्म कर दूं कि 0 क्या क्या हो सकती है। जैसे देखिए, आप संख्याओं से शुरू करिए तो 0 कहां कहां फिट हो सकता है। अब जैसे हम इधर से लिखना शुरू करते हैं ना, तो 0 एक क्या हो सकती है पता है, एक पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। क्या हो सकती है, होल नंबर, क्योंकि होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 0 से। 0 1 2 3 सो ऑन ऐसे बढ़ते जाइए। साथ साथ 0 को हम एक पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। 0 को हम पूर्णांक भी कहते हैं, इसे हम इंटीजर भी कहेंगे। हाँ, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसको समझिएगा। 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या की बात अगर हम लोग समझते हैं, जानते हैं 0 पूर्णांक कैसे होता है, देखिए ध्यान से, माइनस इनफाइनाइट से बढ़ते चले गए सोआन, -3 -2 -1 0 1 2 3 सोआन प्लस इनफाइनाइट तक। करेक्ट है, ये सारे के सारे नंबर पूर्णांक है। इसमें देखिए 0 का भी स्थान आता है, तो इसलिए 0 को दिमाग में रखिएगा, एक पूर्णांक भी है। फिर मैं आपको 0 के लिए कहूंगा कि है इवन नंबर भी है, मतलब सम संख्या भी है। ये सम संख्या है अर्थात इवन नंबर भी। अगर किसी ने कहा कि 0 इवन नहीं है तो मैं उसको एकदम क्लियर कहूंगा कि गलत बोल रहे हो भाई, 0 इवन नंबर होता है, तो 0 भी एक सम संख्या ही होता है, इसके लिए भी परेशान मत होइएगा, आप इसको भी पॉइंट करिएगा। 0 एक सम संख्या भी है। आगे बढ़ते चलिएगा, अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, सम संख्या मैंने बता दिया, 0 एक सम संख्या भी है। 0 एक रैशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या भी है, इसको दिमाग में रखिएगा, मतलब यह रैशनल नंबर भी है। रैशनल नंबर भी है। रैशनल नंबर मतलब 0 को 0 बटा समथिंग लिख सकते हैं, मतलब रैशनल की परिभाषा फॉलो करता है, अर्थात 0 को हम 0 बटा समथिंग लिख सकते हैं, क्योंकि किसी से भी अगर 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा, और यह मान आप दिखा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह p बटे q के रूप में, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या है। 0 एक वास्तविक संख्या भी है। 0 क्या है, एक वास्तविक संख्या भी है, अर्थात यह रियल नंबर भी है, रियल नंबर भी है। और साथ साथ अगर रियल है तो पक्का यह कॉम्प्लेक्स नंबर भी, अर्थात इस सम्मिश्र संख्या भी कहा जा सकता है, सम्मिश्र संख्या भी कहा जा सकता है, इट्स आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 का अपनी लाइफ में बड़ा योगदान है। 0 का नंबर के डिफिनीशन में भी बहुत योगदान है। 0 को लेकर के एकदम कंफर्म कर लीजिए, 0 कुछ भी हो सकता है। 0 कोई भी नंबर इसमें हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, सम संख्या हो सकती है, परिमेय हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, सम्मिश्र हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, प्राकृतिक नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, ये आपकी जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। क्या और नहीं हो सकती है, ऐसे अगर देखें तो बहुत सारी संख्याएं, जैसे कि आप इमेजिनरी के रूप में नहीं रख सकते हैं, तो इस तरह के अलग अलग नाम, यहाँ अपरिमेय नहीं बोल सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग चीजें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिएगा, 0 को लेकर के मैंने आपको क्लियर कर दिया, और साथ साथ इसको भी दिमाग में रखिएगा कि 0 एक सम संख्या भी होती है। इसको कंफर्म करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी 0 को लेकर के। बोलिए सही लिखा, किसी को दिक्कत है इसमें? हाँ, इसमें कोई दिक्कत है जी? हाँ, आ रही बातें समझ में ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट चलिए पॉइंट, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इतना तक समझ में आया? किसी को डाउट है जल्दी बताइएगा। नेचुरल नहीं है, हाँ प्राकृतिक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इधर उधर की बातें नहीं। आप सभी लोग प्लीज पढ़िए, फोकस करिए पढ़ने पर। जब भी पढ़िए तो मैं चाहूंगा कि इधर उधर के कमेंट भी ना करें। आइए जब आप क्लास में तो आप एक सिंपल अभिवादन रखिए, उसके बाद जो हम लोग सब लोग करते हैं, मैं भी अभिवादन आपका करता हूँ, क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा आपको भी एक बेसिंग होना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी कोई समस्या नहीं कि आप मुझे आकर के गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोले, ऐसा कोई मतलब मैं डिमांड नहीं करता हूं, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन जब कमेंट करिए ना तो कमेंट बड़ा जेन्युइन करिए, जरूरत के हिसाब से करिए। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम पढ़ाई लिखाई को बहुत स्मूथ तभी बना सकते हैं जब आपका हमारा कन्वर्सेशन बहुत अच्छा क्लियर हो। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम प्रश्न जब आपको देते हैं या हमसे डिमांड करते हैं कि आप उत्तर दो, तब आप जरूर करिए, अच्छा लगेगा। ठीक है? और नहीं है, नहीं जरूरत है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपनी बातों को आप रखिए, वो अच्छा लगता है हम लोग को भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। यस, ये कंफर्म हो गया सबको, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है।
आगे मैं आपको समझाता हूं, उसको देखिएगा। जैसे हम लोग प्राइम के बारे में पढ़ रहे थे, अभाज्य के बारे में, तो अभाज्य को थोड़ा सा और समझते हैं। जो अभाज्य संख्या हम लोग कर रहे थे, इसको थोड़ा सा क्लियर और करते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, एंड भाज्य संख्या, दोनों को देखिए थोड़ा सा। भाज्य संख्या जिसको हम लोग कहेंगे कंपोजाइट नंबर, हाँ, कंपोजाइट नंबर। इसको बहुत ही क्लियर करिए, थोड़ा सा स्पष्ट इस पर बात हम लोग करते हैं। सब लोग देखो अभाज्य को लेकर के एकदम श्योर हो आप, हाँ, अभाज्य को लेकर के एकदम श्योर हो, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है अभाज्य को लेकर के, अर्थात प्राइम नंबर को लेकर के। देखिए प्राइम नंबर को लेकर के जो विशेष छोटी छोटी बातें हैं, जैसे में सबसे मुख्य तो ये है कि इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ध्यान से देखिएगा, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अगर यह संख्या n है, यह संख्या अगर n है तो n हैविंग 2 फैक्टर 1 एंड n, 2 इसके क्या है, फैक्टर हैं, ये इसके गुणनखंड है। इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। आपने ये भी पढ़ा कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा जो प्राइम है, स्मॉलेस्ट प्राइम है, वो आपका 2 है। और 2 क्या है, इवन प्राइम है, ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, इवन प्राइम है। लेकिन इसके अलावा हम लोगों से काउंटिंग की बात किया जाता है कि काउंटिंग का मतलब, जैसे आपसे कभी पूछा जाए, क्या देखिएगा यहाँ पर, बिटवीन 1 एंड 50, ठीक है, या ऐसे सीधा लिखा जाए 1 से 50 तक, 1 से 50 तक मैंने आपसे पूछा कितनी अभाज्य हैं, कितनी अभाज्य संख्या हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक, 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, अभाज्य संख्या है, ऐसे प्रश्न मान लीजिए पूछा, तो मैं आपको एक बात कह दूं, कन्फर्म उसको दिमाग में रखिएगा सब लोग, कि कोई भी अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है, उसका एक नेचर होता है। कभी कभी एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है कि प्राइम नंबर का अपना एक नेचर है। और नेचर क्या है, सुनिएगा। नेचर ये है कि भाई जैसे मैंने आपसे कहा 1 से 50 तक के सभी अभाज्य बताओ, तो आपने कहा सर कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं काउंटिंग, हम 2 लेते हैं, हम 3 लेते हैं, हम 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार से हम जोड़ करके आपको बता देंगे कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य हैं। कुछ लोग तो याद भी कर लेते हैं कि 1 से 50 तक में कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक में कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, इस तरह से लोग वर्बल याद कर लेते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि याद मत करिए, आप ये जानिए कि अभाज्य संख्या कभी भी बनेगी, कोई भी अभाज्य संख्या होगी, वह हमेशा 6n ± 1 के रूप में होगी। अगर अभाज्य संख्याओं में हम 2 लोगों को छोड़ दें, अगर 2 और 3 इन 2 लोगों को दिमाग से निकाल दें, तो इनके अलावा जितनी संख्या होंगी अभाज्य अगर हैं, तो वह 6n ± 1 के रूप में होगी। मतलब यहां मैं पॉइंट लिख देता हूं, उसको दिमाग में रखिएगा। इसको मैं ब्रीफ करता हूं और बहुत ही ओरल आप अभाज्य संख्याओं की काउंटिंग को डिफाइन कर सकते हैं। इसको समझिए। मैंने कहा कि 2 तथा, ध्यान सुनिएगा, 2 तथा 3 को छोड़कर, 3 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं, 2 तथा 3 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं 6n ± 1 के रूप में होती हैं, रूप में होती हैं। कोई भी अभाज्य संख्या है, अगर वह 2 और 3 को हम ड्रॉप कर दें, निकाल दें, तो बाकी जितने भी अब उसके आगे के अभाज्य प्राइम होंगे वो सब के सब 6n ± 1 के रूप में होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये कौन सी नई बात आ गई कि 6n ± 1 क्या है। इसके लिए 2 बातें आप समझिए। पहले आप सोचो कि n क्या है। n क्या है पता है, प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब ये हो गया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे है। प्राकृतिक संख्या का मतलब भी आप समझ रहे हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सो ऑन ऐसे होगा। इसका मतलब हम 6 का 1 से गुणा करेंगे 6 होगा, 6 में 1 जोड़े या 1 घटाएं। ऐसे ही 6 2 जा 12 होगा, 12 में 1 जोड़े 1 घटाएं। 6 3 जा 18 होगा, 1 जोड़े 1 घटाएं। 6 4 जा 24 होगा, 1 जोड़े 1 घटाएं। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि 6 का पहाड़ा होगा और 6 के पहाड़े से या तो 1 कम होगा या तो 1 ज्यादा होगा। मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये डिस्कशन है और मेरी ये थॉट है कि कोई अगर अभाज्य होगा तो अगर उसमें से 2 और 3 को हम निकाल दें, उसके बाद जितने अभाज्य होंगे वो सब के सब 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से या तो 1 कम होंगे या तो 1 ज्यादा होंगे। ये बातें आप क्लियर कर लीजिए।
लेकिन इसमें एक थॉट और दिमाग में रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिए मैं जो बता रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी अभाज्य संख्याएं जो 6n मतलब सभी संख्याएं जो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में हो ही गई वह अभाज्य ही हो जाएंगी। इसको आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा। मैंने आपको पॉइंट किया है कि 2 और 3 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होती हैं, बात सत्य है, लेकिन यह जरूरी कंपल्सरी नहीं है कि अगर आप 6n प्लस माइनस 1 के रूप में हो तो आप अभाज्य हो गए। लेकिन देखिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है तो वह हमेशा अभाज्य ही होगी। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, अभाज्य, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि जैसे एक मान लीजिए आपको कोई एक कोर्स करना है, सपोज करो आप किसी एक एग्जाम को, अगर हम एग्जाम में बहुत सारे लोग अलग अलग एग्जाम से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, मान लीजिए जैसे टीचिंग एग्जाम होता है, उसमें एक कंडीशंस रखी गई है कि आप टीचर तभी बन पाएंगे जब आप जो सरकार द्वारा संचालित ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम है उसके बाद कुछ प्रशिक्षित पाठ्यक्रम होते हैं, जिसमें बीएड होता है जूनियर के लिए, बीटीसी डीएलएड होता है, इनको अगर क्वालिफाई किए हैं तभी आप पात्रता परीक्षा में बैठेंगे, और एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस एग्जाम में बैठ पाओगे, ये होती कंडीशन। तो जितने भी टीचर बनकर जाएंगे जब प्राइमरी और मिडिल स्कूल में या पढ़ाना शुरू करेंगे, वो टीचर्स हमें ये श्योर है कि उस पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई किए रहे होंगे या उस प्रशिक्षित परीक्षा को क्वालिफाई किए रहे होंगे। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है कि सभी प्रशिक्षित व्यक्ति, सभी प्रशिक्षित अभ्यर्थी टीचर ही बन जाए। अगर, लेकिन हाँ ये श्योर है कि अगर टीचर हो तो आप यह क्वालिफिकेशन जरूर आपके पास होगी, लेकिन सारे क्वालिफाइड वो टीचर नहीं बन सकते, ये भी सत्य होता है। मेरा यही आपको बताने का यहाँ पर्पज था कि अगर कोई संख्या अभाज्य है तो वह 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगी, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सभी 6n प्लस माइनस 1 की नंबर अभाज्य ही हो गए। इसको बहुत ही क्लियर करिए। जैसे अगर मैं थोड़ा सा अगले पन्ने पर चलकर आपको समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। an है, हमने लिखा 6n, इधर हमने लिखा +1, इधर हमने लिखा -1। ध्यान से सुनिएगा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैं 6 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करूं, 6 लिखूं, 12 लिखूं, 18 लिखूं, 24 लिखूं, 30 लिखूं, 36 लिखूं, ठीक है, 42 लिखूं, 48 लिखूं, ऐसे हमने लिखना शुरू किया, ऐसे हम लिखते चले जाएं। अगर मैंने आपसे कहा कि हमको अभाज्य बता दो, तो हम 2 नंबर को पहले से दिमाग में रख चुके हैं, 2 और 3, ये दोनों को छोड़ दीजिए, पहले है तो अभाज्य ही। अब अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 7, अगर हम 1 घटाए होते तो हमको मिला होता 5। अब हम देखो 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य। अगर 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा 13, अगर हम इसके इस पार जाएंगे तो मिलेगा 13, ठीक है, अगर इसके इस पार गए तो 13 मिला, इस पार गए तो 11 मिला, दोनों अभाज्य हैं। इस पार गए तो 19 है, इस पार गए तो 17 है, दोनों अभाज्य है। इस पार गए तो 25 है, इस पार गए तो आपका 23 है। देखो अब यहाँ पर अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, करेक्ट है। इस पार गए तो 31 है, इस पार गए तो 29 है, दोनों अभाज्य हैं। इस पार गए तो बताइए कितना, 37 है, इस पार गए तो 35 है, 35 दरअसल 5 से कट जाएगा तो ये भी अभाज्य नहीं है। इस पार गए तो 43 है, इस पार गए तो 41 है, दोनों अभाज्य हैं। इस पार गए तो 49 है, 7 के पहाड़े में आता है, तो ये भी नहीं कटेगा क्योंकि पूर्ण वर्ग भी है, और ये इस पार गए तो 7। ये आप सोचो, अगर मैं कहूं 1 से लेकर 50 तक की सभी अभाज्य गिनिए तो 1 2, हाँ इन दोनों को तो लेना ही लेना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो पूरा अगर एक बार अच्छे से देखिए गिन लीजिए तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें हमने कितना छोड़ा है, कितना लिया है। बहुत ही क्लियर करिए। जैसे हमने कहा 2 संख्या 2 और 3 तो है ही है। अब उसके बाद अभी देखिए इन दोनों को छोड़ दिया था। अब देखिए 2 ए हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल कितनी हो गई अभाज्य बताइए। अर्थात हमको समझ में आया 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कहां से कहां तक बताइए, 1 से लेकर 50 तक। 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, आप लोग कंफर्म कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मतलब ये हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग इस कनेक्टिविटी को समझें और डिसाइड कर लें कि कौन अभाज्य है। वैसे हमको अगर कहा जाए कि 50 से 70 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ बताओ,
जनरल प्रश्न बन जाता है रेलवे के एग्जाम में और जनरल एग्जाम में। 50 से 80 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, सीटेट के एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। और कैसे कर पाएंगे? अब सोचिए हम 50, 51 पता नहीं कट रहा है कि नहीं, 52 कटेगा कि नहीं, 53 कटेगा कि नहीं, ये अगर सोचने लगे ना तो फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। और टाइम वेस्ट के अलावा हम कंफ्यूज भी रहते हैं। कभी कभी हम 57 है, अब सोचो 57 भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है। अब डाउट है, लेकिन 57 भाज्य जो है आपका नहीं है, अभाज्य है, क्योंकि 19 त्रिक 57 होता है, 7 5 12 होता है। अब इसको आप समझ पाए, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या निकल कर आई? बोलिए 15 निकल कर आई। करेक्ट है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या? 15 निकल कर आई। अब समझिए ध्यान से, अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें तो और क्लियर हो जाए। जैसे 48 तक लिखा था मैंने, अगर हमें 50 से 100 तक जाना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 50 से 100 तक, 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। अब आपको देखिए काउंट करना आसान हो जाएगा। कैसे? हमें याद नहीं है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है, हमें बीच की संख्या निकाल करके जोड़ना है, तो आप तरीका समझिएगा। 6 8 48 हमने पढ़ा, 6 9 54, ध्यान सुनिएगा, 6 9 54, 6 9 54, 6 दहम में 60, और आपको पहाड़ा भी नहीं पढ़ना, 6 6 जोड़ते जाइए, 66 72 78 78 84 90 96, बस इसके आगे जाने की जरूरत आपको नहीं है। करेक्ट है। चलिए लिखना शुरू करिए इसके पहले और इसके बाद। इसके पहले लिखेंगे तो 53 होगा, इसके बाद लिखेंगे 55 होगा, क्योंकि 5 से कटेगा, साफ साफ दिख रहा, छोड़ दीजिए। इसके पहले 59 होगा, इसके बाद 61 होगा, दोनों लिया जाएगा। इसके पहले 65 होगा, 5 से कट जाएगा, छोड़ दीजिए। इसके बाद 67 होगा, इसके पहले 71 होगा, इसके बाद 73 होगा। करेक्ट है। इसके पहले 77 होगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी दिख रहा है साफ साफ, इसके बाद 79 होगा। इसके पहले 83 होगा, इसके बाद 85 होगा, 85 भी 5 से कट जाता है, छोड़ दीजिए। इसके पहले आपका क्या होगा? 89 होगा, इसके बाद 91 होगा, 13 7 91 होता, छोड़ दीजिए। इसके पहले 95 कट ही जाता है, इसके बाद 97 होता है, किसी से नहीं कटता है। अब अभाज्य अगर गिनिए, 1 अभाज्य, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 4 अभाज्य, 5 अभाज्य, 6 अभाज्य, 7 अभाज्य, 8 अभाज्य, 9 अभाज्य, 10 अभाज्य। कितने अभाज्य हैं बोलिए? 150 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या होती है। 10 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 10 अभाज्य संख्या होती है। अब अगर मान लो हमको कोई प्रश्न देता, कहता कि 50 से 70 तक, 50 से 70 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अभी औसत तो मान लो जनरल तो सबको पता ही होगा कि योग बटे संख्या औसत होता है, तो मैं 50 से 70 यहीं रुक जाता। देखो ये 72 से पहले 66 पे ही रुक जाता। इनमें 2-3 संख्या थी, उनको लेता, जोड़ करके उनको जितनी संख्या होती उससे भाग कर देता, औसत निकल जाता। हमारे लिए फिल्टर करना, इस चीज को डिसाइड करना बहुत ही क्लियर होना चाहिए, और साथ साथ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या हो, याद, देखो याद रहे वो अच्छी बात है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको दिमाग में रखिए। सबसे पहले तो इस बात को रखिए दिमाग में कि कोई संख्या अगर अभाज्य है, अगर 2 और 3 को छोड़ दें, 5 से बड़ी या 5 के बराबर अगर अभाज्य संख्या है, मतलब यदि अभाज्य संख्या 5 या 5 से बड़ी है, तो पक्का मान लीजिएगा वह संख्या 6n ± 1 के रूप में होगी। लेकिन ये जान लेना कि सभी 6n ± 1 के रूप में संख्याएं अभाज्य नहीं होती, जैसे मैंने काटा सबको। कंफर्म हुई बात है? इसको दिमाग में रखिएगा। अब आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य होती हैं? 10 अभाज्य संख्या होती है। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया था, देखिए हम पॉइंट यहां भी कर देते हैं। जैसे 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, ये पॉइंटर नोट करते चलिएगा। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 15 अभाज्य संख्या होती हैं। करेक्ट है, 15 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर मैंने आपको बताया, क्या इसका भी पॉइंट करिए, 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कुल, 50 से 100 तक कुल कितनी बताइए? 10 अभाज्य संख्या होती है। 10 अभाज्य संख्या होती हैं। 10 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपसे कहूंगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल बोली कितना हो जाएगी? 15 10 25, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 25 अभाज्य संख्या होती है। इसको सोचिएगा, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। क्लियर हुई बातें? इसके अलावा कुछ और बातें भी एकदम क्लियर कर लीजिएगा, उसको भी नोट करिए आप लोग। क्या? जैसे मैं मान लीजिए आपसे पूछूं, एक प्रश्न मैं आपको दूं जी, इसको कंफर्म करिए, मैं जो बता रहा हूं उसको समझिएगा आप लोग,
क्या, सुनिएगा, मैंने कहा 1 से 50 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, कुल कितनी संख्याएं होती हैं, बोलिए कितनी होंगी, बताइए संख्याएं होंगी। चलिए फटाफट सब लोग कमेंट करिए, 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं। हाँ, ये सब डाउट मत क्रिएट करो, क्या है, बर्थडे है नहीं है, छोड़िए उस सब दिमाग में जो है, इसको देखिए जो बता रहा हूँ। 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी जो है संख्याएं होती हैं, जल्दी से बताइए फटाफट सभी लोग। ऐसे किसी के मतलब जैसे हम कोई संख्या की शुरुआत अगर 1 से करेंगे ना, तो संख्याओं की जो काउंटिंग होती है एग्जैक्टली उतने के ही बराबर होगी। जैसे हमने कहा 1 से 50 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, 50 तक। जैसे हम आपसे कहें कि 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं, बोलो 9, बट वही 0 से अगर 1 9 तक जाता है तो 10 संख्या होती है। मैंने आपसे कहा 1 से 50 तक कुल संख्याएं कितनी, आपने कहा सर 50 है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा। मैंने कहा 1 से 50 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से 50 तक कुल भाज्य संख्याएं बताइए कितनी होंगी, कंफर्म करिए। 1 से 50 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, कंफर्म करिए। आपने देखिए दो चीजें पढ़ा, 1 से 50 तक कुल 50 संख्या है, चलिए कमेंट करिए सब लोग ना, 1 से 50 तक कुल 50 संख्या है, और 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है। बोलो सही कह रहा हूं, हाँ 15 अभाज्य संख्या है। तो आपने इसमें से 15 घटा दिया, भाई आपको पता है संख्या या तो भाज्य होगी या तो अभाज्य होगी, ऐसा आपने सोचा और करके आपने उत्तर कितना बताया, बोलिए 35। बताइए कितने लोग 35 कह रहे हैं। लेकिन 35 अगर आप कहोगे तो गलत हो जाएगा, याद रखिए इस वजह से, क्योंकि हमने आपसे 1 से 50 तक बोला है, लेकिन उसमें एक जो होता है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसलिए एक इसको कम कर दीजिए, एक कम करेंगे तो सही में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या है, तो आप बोलिए 34 होती है। कितनी, 35 लिखा ना, 34 होती है, इसको दिमाग में रखिएगा। 1 से 50 तक कुल अगर भाज्य संख्याओं की बात करें तो कितना होता है, 34 होता है। इसको कनेक्ट करिएगा, मैं जो लिख रहा हूं, मैंने कहा 1 से 50 तक कुल भाज्य संख्याएं, आप ध्यान दीजिए 50 से 15 घटा दे तो 35 होता है, और 35 लेकिन तब होता जब एक भी कुछ होता, लेकिन हम सबको पता है कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसलिए ठीक है हमने डिफरेंस सही किया, लेकिन उसमें एक को हटाना पड़ेगा, उस काउंटिंग को हटाना पड़ेगा। तो सही में 1 से 50 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, बोलिए 34। इसी प्रकार से अगर मैं प्रश्न पूछूं आप लोगों से कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं बताइए कितनी होंगी, भाज्य संख्याएं बोलिए। हम लिखेंगे 100 माइनस, भाई 1 से 100 तक कितनी कुल अभाज्य होती है, 25। हमने 25 घटाया तो आया 75, लेकिन 75 में फिर एक घटा देंगे तो सही में संख्याएं बोलिए कितनी हो जाएंगी, 74। 1 से लेकर 100 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 74 होती हैं। बोलिए समझ में आई बात है ना, यस। तो इसको आप लोग पॉइंट करिए, इतना आप लोग समझिए, मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है आज के लिए, इतना नोट करके तैयार कर लीजिएगा। कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसके आगे की पढ़ाई लिखाई को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। बढ़िया से मन लगाकर इस बैच को खूब अच्छे से आप लोग क्लियर करते रहिए, पढ़ते रहिए।